बाल मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में रक्त एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में। ध्यान दें, हम आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे रक्त या ब्लड के बारे में। रक्त क्या होता है, किस प्रकार का ऊतक होता है। तो ध्यान दीजिए, रक्त होता है यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है, तो आप क्या ध्यान देंगे, तरल संयोजी ऊतक है। और तरल संयोजी ऊतक होता है जो कार्य क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है जो मानव में एवं मानव के अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है पशुओं में, मानव एवं आप ध्यान देंगे पशुओं में या जंतुओं में कहें, उन पशुओं में जो पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों को जो मानव एवं पशुओं में पोषक पदार्थों तथा गैसों को, यानी गैसों में कौन कौन सी, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने, विभिन्न भागों में पहुंचाने एवं आपको ध्यान रखना है पहुंचाने एवं CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो CO2 को फेफड़ों तक लाने का कार्य करता है, तो फेफड़ों तक लाने का कार्य करता है। अब में यानी ध्यान दें कि जो रुधिर है ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसके द्वारा जो पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों को पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कहाँ से होगा, आहार नाल से, और उसके बाद में उनको रुधिर में डाल दिया जाएगा, जहाँ से आप ध्यान देंगे तो शरीर के विभिन्न भागों में और कोशिकाओं में पहुँचता है, और कोशिकाओं में इनका उपयोग होता है वह विभिन्न प्रकार के ऊर्जा या कार्यों में होता है। इसी प्रकार से जो हमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने तथा CO2 को फेफड़ों तक लाने का कार्य होता है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, रुधिर के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिए, रुधिर होता है, उनकी मात्रा मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी होती है, 5 लीटर होती है। लगभग 5 लीटर रुधिर मनुष्य के शरीर में उपस्थित होता है। तो मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग कितने लीटर होती है, 5 लीटर होती है। और आप देखेंगे कि रुधिर होता है, इस रुधिर का जो निर्माण होता है या रुधिर की कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण होता है, रुधिर का निर्माण होगा वह कहाँ पर होता है, तो आप ध्यान देंगे रुधिर का निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। तो रुधिर का निर्माण होगा वह कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में या बोन मैरो के अंदर होता है, वयस्क अवस्था में। जबकि भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, भ्रूणीय अवस्था में जो इनका निर्माण होता है वह पीलिया एवं यकृत में होता है। तो पीलिया एवं किस में होगा, यकृत में होता है। तो भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण पीलिया एवं यकृत में होगा, जबकि वयस्क अवस्था में इनका निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, रुधिर के बारे में। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो मानव एवं पशुओं में पोषक पदार्थों तथा विभिन्न गैसों को आदान प्रदान में सहायक होता है। रुधिर होता है, उसकी मात्रा मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर होती है। रुधिर का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में एवं भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण होता है वह यकृत एवं पीलिया में होता है। तो भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण कहाँ होगा, यकृत एवं पीलिया में इनका निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिए, रुधिर होता है उसके 2 प्रमुख भाग होते हैं। रुधिर के कितने भाग होते हैं, 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहा जाता है। रुधिर के तरल भाग को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहा जाता है। जबकि रुधिर के ठोस भाग होता है उसे हम रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। तो रुधिर के ठोस भाग को किस नाम से जाना जाता है, रुधिर कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो रुधिर के ठोस भाग को रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, जबकि तरल भाग को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहा जाता है। कुल रुधिर का कितने प्रतिशत, तो आपको ध्यान रखना है 55% भाग होता है, वह कौन सा भाग होता है, प्लाज्मा होता है। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। यह कुल रुधिर का 55% भाग होता है, जबकि शेष जो 45% भाग होता है वह कौन सा भाग होता है, रुधिर कणिकाएं होती हैं। ध्यान दीजिए, प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि प्लाज्मा होता है उसके अंदर जल की मात्रा होती है। प्लाज्मा में जल होता है वह 90% के आसपास होता है। 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। साथ में कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होंगे और साथ में कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होंगे और साथ में कौन से पदार्थ उपस्थित होंगे,
अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। 6 से 8% होते हैं वह आपको ध्यान रखना है कार्बनिक पदार्थ हम प्रोटीन उपस्थित होते हैं और अन्य जो पदार्थ उपस्थित होते हैं। और आप ध्यान देंगे तो 0.9% भाग होता है वह कौन सा भाग होगा, अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो लगभग 8 से 9% भाग होगा वो कौन सा हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो यह इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, पहला भाग प्लाज्मा, रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। यह कुल रुधिर का 55% भाग का निर्माण करता है। इसमें 90% जल होता है तथा शेष भाग में कार्बनिक पदार्थ एवं अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब दूसरा भाग हमें ध्यान रखना है कौन सा, रुधिर कणिकाएं। यानी रुधिर में जो ठोस कणिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। ये रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये कणिकाएं प्लाज्मा के अंदर निलंबित अवस्था में रहती हैं, डूबी हुई अवस्था में रहती हैं। रुधिर कणिकाएं होती हैं वह मनुष्य में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। तो मनुष्य में कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं, 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। पहली आपको ध्यान रखनी है लाल रुधिर कणिकाएं। कौन सी ध्यान रखनी है, लाल रुधिर कणिकाएं। यहाँ लाल रुधिर कणिकाओं को हम क्या कहते हैं, आरबीसी के नाम से जाना जाता है। तो लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी हो गई। दूसरी हमें ध्यान रखनी है श्वेत रुधिर कणिकाएं। कौन सी ध्यान रखनी है आपको, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो सेकंड प्रकार की रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के नाम से। थर्ड हमें ध्यान रखनी है वो प्लेटलेट्स। कौन सी ध्यान रखनी है, प्लेटलेट्स या जिसे हम बिंबाणु कहा जाता है। तो थर्ड होगी वो कौन सी हो जाएगी, प्लेटलेट्स या बिंबाणु होती हैं। तो 3 प्रकार की जो रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। पहली ध्यान दीजिए कौन सी, लाल रुधिर कणिकाएं। यह लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें आप देखेंगे तो इसे एक अन्य नाम दिया जाता है, इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, इसे रक्ताणु के नाम से भी जाना जाता है। तो इरिथ्रोसाइट भी इसे कहा जाता है। और आप ध्यान देंगे इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, यानी इनकी संख्या क्या होगी, सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक संख्या में उपस्थित होती हैं। कुल रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होता है वो कौन सी रुधिर कणिकाएं होती है, तो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इन लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है वह लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप क्या ध्यान देंगे, लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो इनका निर्माण कहाँ पर होगा, लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो केंद्रक रहित होती हैं। ये किस प्रकार की होती हैं, केंद्रक रहित होती है। इसमें परिपक्व अवस्था में लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। तथा आप ध्यान देंगे तो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वे उभया अवतल होती हैं। किस प्रकार की होती हैं, तो आप ध्यान देंगे उभया अवतल प्रकार की होती हैं। तो ये लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक रहित और उभया अवतल होती हैं। अब ध्यान दीजिए लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है, तो आप ध्यान देंगे इनका जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद में यह लाल रुधिर कणिकाएं ये क्या हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। इसमें आप ध्यान देंगे लाल रंग होता है वह श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। तो इसमें श्वसन वर्णक होता है वो कौन सा उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में गैसों का परिवहन करने में सहायक होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। लाल रुधिर कणिकाएं इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाएं हैं। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये कणिकाएं केंद्रक रहित एवं उभयावतल होती हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनमें लाल रंग का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण से यह आपको जानता है क्या कार्य करती है, श्वसन यानी गैसों के परिवहन में सहायक होती है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का संयुग्मी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और CO2 के साथ जुड़कर के कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है और उसके साथ में CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायक होता है। तो पहली आपको ध्यान रखनी कौन सी हो जाएगी, लाल रुधिर कणिकाएं। तो फर्स्ट टाइप की आपको रुधिर कणिकाएं ध्यान रखनी है वो कौन सी ध्यान रखनी है, लाल रुधिर कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट हमें ध्यान रखनी है। तो यह पहले प्रकार की होगी लाल रुधिर कणिकाएं। अब हम सेकंड प्रकार की देखेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वे केंद्रक रहित होती हैं। ध्यान दीजिए श्वेत रुधिर कणिकाएं किस प्रकार की होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं।
श्वेत रुधिर कणिकाएं होगी वह केंद्रक युक्त होती हैं। तो ये केंद्रक युक्त होती हैं। एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्या होती है? केंद्रक युक्त। तथा एवं आपको ध्यान रखना है यह रंगहीन होती हैं, इसमें श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है। तथा श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, इन्हें हम अन्य नाम देते हैं ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट कहा जाता है, या इसे हम श्वेताणु के नाम से भी जाना जाता है। तो ल्यूकोसाइट या क्या नाम देते हैं इसको? श्वेताणु के नाम दिया जाता है। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनकी संख्या ध्यान दीजिए कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना 6 से 8 हजार प्रति घन मिमी होती हैं। 6 से 8 हजार प्रति घन मिमी इनकी संख्या होती है। तो इनकी संख्या होगी वह प्रति घन मिलीमीटर में कितनी होती है? 6 से 8 हजार प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। और श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये श्वेत रुधिर कणिकाएं होगी, ये 2 प्रकार की होती हैं। अगेन कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं होगी वे कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। ये तो इनकी विशेषताएं हमें ध्यान रखनी है। और श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की हो जाएगी? 2 प्रकार की। पहली आपको ध्यान रखनी है कणिकामय, या जिसे हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। तो कणिकामय या जिसे हम क्या कहेंगे? ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ग्रेनुलोसाइट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ग्रेनुलोसाइट या जिसे हम कणिका में कहेंगे। दूसरी आपको ध्यान रखना है कणिका रहित। कौन सी ध्यान रखनी है आपको? कणिका रहित, या जैसे ग्रेनुलोसाइट के नाम से जाना जाता है। पहली आपको ध्यान रखनी है कणिका में श्वेताणु। इस प्रकार के श्वेताणु होते हैं, उनके कोशिका द्रव्य में कणिकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो इनके कोशिका द्रव्य में कौन से पदार्थ उपस्थित होंगे? कणिकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? कणिका में श्वेताणु कहा जाता है। तथा इनका केंद्रक होता है, वह केंद्रक कई खंडों में विभक्त होता है। ये जो कणिका में श्वेताणु होते हैं अगेन 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो आप ध्यान देंगे न्यूट्रोफिल्स। कौन सी होगी? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। दूसरी आप ध्यान देंगे कौन सी होती है? तो न्यूट्रोफिल्स के अतिरिक्त दूसरी आपको ध्यान रखनी है बेसोफिल्स, और तीसरी ध्यान रखनी है आपको इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स और तीसरी हमें कौन सी ध्यान रखनी है? बेसोफिल्स के नाम से ध्यान रखनी है। तीसरी कौन सी ध्यान रखनी है? बेसोफिल के नाम से ध्यान रखनी है। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। और उसमें आप ध्यान देंगे तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये सबसे अधिक संख्या में होती है, यानी जो कुल श्वेताणु होंगे उनका 62% होती हैं। वैसे देखा जाए तो कुल श्वेताणुओं का 65% ग्रेनुलोसाइट या कणिका में प्रकार की होती है, और 35% होती है वो कणिका रहित प्रकार की होती हैं। इसमें से न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 62% होती हैं। न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये भक्षक कोशिकाएं होती हैं, भक्षण करने का कार्य करती हैं। यानी शरीर में कोई भी आप ध्यान देंगे बाहर का जो एंटीजन प्रवेश करता है या बाहर का कोई भी पदार्थ प्रवेश करता है, और या फिर सूक्ष्म जीव या जो अन्य पदार्थ प्रवेश करते हैं उनको मारने का कार्य करती है, वो कौन सी करती है? न्यूट्रोफिल्स करती हैं। तो ये भक्षक कोशिकाएं होती हैं। दूसरी आपको देखें इओसिनोफिल्स, ये अम्लीय अभिरंजक इओसिन से अभिरंजित होती है, और यह जो होती है ये कुल श्वेताणुओं का 2.5% होती हैं। और इओसिनोफिल्स होती हैं इनकी संख्या परजीवी संक्रमण या एलर्जी के समय बढ़ जाती है, और यह एलर्जी में या परजीवी संक्रमण में सहायता करती हैं। फिर बेसोफिल्स होती हैं यह कुल श्वेताणुओं का 0.5% होती हैं, और यह बेसोफिल्स होती हैं ये सारी अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होती हैं। बेसोफिल्स होती हैं इनके द्वारा हिपेरिन, हिस्टामिन एवं सेरोटोनिन का स्त्रावण किया जाता है। हिपेरिन होता है वह रुधिर स्कंदन को रोकने का कार्य करता है। देखो हमारी रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का नहीं जमता है, जब बाहर आ जाता है रुधिर तो थक्का जमता है। उसका कारण कौन सा पदार्थ है? हिपेरिन। इसके अतिरिक्त आप हिस्टामिन जो कि जो है एलर्जी में कार्य करता है, और तीसरा हमें ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है? सेरोटोनिन, जो कि अधिक दाब के कारण से रुधिर वाहिनियां फटने से रोकने का कार्य करता है, यानी रुधिर वाहिका संकीर्ण के रूप में कार्य करता है, वो बेसोफिल करता है। अब उसके बाद में देखिए कणिका में जो रहित होती है श्वेताणु, इसके कोशिका द्रव्य में कणिकीय पदार्थ उपस्थित नहीं होते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो ये 2 प्रकार की होती है। एक तो आपको ध्यान रखना मोनोसाइट होती हैं, और दूसरी होती है वो होती है लिम्फोसाइट या लस्सीकाणु। दूसरी होगी कौन सी? लस्सीकाणु, या जिसे हम किस नाम से जाना जाता है? लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो लस्सीकाणु या कौन से हो जाएंगे? लिम्फोसाइट होते हैं। तो ये 2 प्रकार की हो जाएगी। पहले प्रकार की कौन सी है? मोनोसाइट है। ये भक्षण करने का कार्य करती हैं, भक्षण कोशिकाएं होती हैं। ये भक्षक का कार्य करती हैं, भक्षण
यानी आपको ध्यान रखना है ये कोशिकाएं होगी, यह शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको भक्षण करने का कार्य करती हैं। फिर लसीकाणु या लिम्फोसाइट, इसमें आप ध्यान देंगे तो लसीकाणु या लिम्फोसाइट होते हैं, ये प्रतिरक्षा में कार्य करने वाली कोशिकाएं होती हैं, यानी प्रतिरक्षा में कार्य करती हैं। और इस प्रकार की जो लिम्फोसाइट या लसीकाणु कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा आपको ध्यान रखना है कि ये शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण किया जाता है। ये जो लसीकाणु या लिम्फोसाइट होते हैं ये अगेन 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार होते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि जो लसीकाणु होते हैं उसमें एक बी लसीकाणु ध्यान रखना है। कौन से ध्यान रखना है, बी लसीकाणु। दूसरे आपको लिम्फोसाइट कौन से ध्यान रखना है, टी लसीकाणु। एक बी लसीकाणु, टी लसीकाणु एवं प्राकृतिक मारक लसीकाणु। तीसरे कौन से हो जाएंगे, प्राकृतिक मारक लसीकाणु। प्राकृतिक मारक लसीकाणु। तो ये लसीकाणु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जो कि एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार की रुधिर कणिकाएं जिन्हें हम क्या कहेंगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये रंगहीन प्रकार की होती हैं। और श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये केंद्रक युक्त होती हैं, इनकी संख्या 6 से 8,000 प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। यह इसके कोशिका द्वारा उपस्थित कणिकीय पदार्थों की उपस्थित या अनुपस्थित आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, कणिका में या ग्रेनुलोसाइट, कणिका रहित या एग्रेनुलोसाइट। कुल श्वेतणुओं का 65% होती है वो कणिका में होती है। ये 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एवं बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो भक्षण का कार्य करती हैं। इओसिनोफिल्स यह आपको ध्यान रखना है परजीवी संक्रमण के समय, एलर्जी के समय बढ़ जाती हैं। बेसोफिल्स यह आप ध्यान देंगे तो रुधिर वाहिका संकीर्णक सेरोटोनिन, हेपेरिन एवं हिस्टामिन का स्त्रावण करती हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना मोनोसाइट के बारे में, तो ये महाभक्षक कोशिकाएं या भक्षक कोशिकाएं होती हैं और ये शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को भक्षण करने का कार्य करती हैं। फिर लसीकाणु या लिम्फोसाइट, और ये 3 प्रकार की होती है, बी लसीकाणु, टी लसीकाणु एवं प्राकृतिक मारक लसीकाणु होते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। और WBC का निर्माण भी कहाँ होता है, तो आप ध्यान देंगे अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे थर्ड टाइप की, और थर्ड कौन सा प्रकार है, तो थर्ड प्रकार है वह बिंबाणु या प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। बिंबाणु या प्लेटलेट्स होते हैं, यह भी आप ध्यान देंगे केंद्रक रहित होते हैं। किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक रहित होती हैं और अनियमित आकार की होती हैं। केंद्रक रहित एवं आकार कैसा होगा, अनियमित आकार इनका होता है। तो अनियमित आकार की होगी और आप ध्यान देंगे ये केंद्रक रहित होती हैं। प्लेटलेट्स या बिंबाणु होते हैं, इनका निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं में होता है। इनका जीवन काल होता है वह 10 दिन होता है। तो इनका जीवन काल होगा वो कितने दिन होता है, 10 दिन होता है। 10 डेज इसका जीवन काल होता है। प्लेटलेट्स या बिंबाणु होते हैं ये रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। रुधिर का थक्का जमाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, जब कोई घाव लग जाता है तो रुधिर का थक्का बन जाता है। रुधिर का थक्का बनने का कार्य होता है, बनने का कार्य करती है। तो ये जो रुधिर कणिकाएं हैं वो किसका कार्य करेगी, रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। तो ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। प्लेटलेट्स या बिंबाणु केंद्रक रहित अनियमित आकार की होती है, इनका जीवन काल 10 दिन होता है तथा ये रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि रुधिर होता है उसके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट अगला हमें ध्यान रखना है रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य, पहला कार्य ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन यानी शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने एवं उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाली CO2 फेफड़ा तक पहुंचाने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है, रुधिर के द्वारा किया जाता है। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा CO2 को कार्बनिक अम्ल के रूप में यह फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो गैसों का परिवहन पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य है पोषक पदार्थों का वितरण। आहार नाल में अवशोषित पोषक पदार्थों का रक्त द्वारा विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन किया जाता है। तो पोषक पदार्थों का वितरण है वह परिवहन है कोशिकाओं तक इसके माध्यम से किया जाता है, तो रक्त के माध्यम से किया जाता है। तीसरा कार्य ध्यान दीजिए तो अपशिष्ट पदार्थों का
सहवन। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर की ओर निकालने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? तो अपशिष्ट पदार्थों का जो परिवहन है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? रुधिर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में देखिए, तो आपको ध्यान रखना है, हार्मोन जो होते हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, जो कि नलिका विहीन होती हैं, स्रावित होता है। तो हार्मोन का जो है वह सहवन किसके द्वारा होता है? तो इनके द्वारा होता है। तो हार्मोनों का सहवन, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं जो कि नलिकाविहीन होती हैं, और हार्मोनों का सहवन है वो किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा होता है। शरीर का पीएच नियमन का कार्य है वह भी किसके द्वारा होता है? तो रुधिर के द्वारा होता है। तो पीएच नियमन का कार्य है वह रुधिर के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है, हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा का नियमन है, वह जल की मात्रा का नियमन भी, जो कोशिकाओं में जल की मात्रा का संतुलन है, जल की मात्रा का संतुलन है, वह किसके द्वारा किया जाता है? तो इनके द्वारा किया जाता है। तो जल की मात्रा का संतुलन इनके द्वारा किया जाता है। और आप ध्यान देंगे, प्रतिरक्षा का कार्य, प्रतिरक्षा का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इन रुधिर के द्वारा किया जाता है। यानी हमारे शरीर में जो भी बाहर के और पार्टिकल्स प्रवेश करते हैं उनके विरुद्ध WBC कार्य करेगी और प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो यह हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त रुधिर का थक्का बनाने का कार्य है, रुधिर का थक्का बनाने का कार्य है, रुधिर का थक्का, जब कोई घाव लगता है तो रुधिर का थक्का बनाने का कार्य है, थक्का बनने का कार्य है वह भी किसके द्वारा किया जाता है? तो रक्त के द्वारा या रुधिर के द्वारा किया जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना रुधिर के बारे में, कार्य रुधिर के कौन कौन से होते हैं। तो इस प्रकार से ये था ब्लड और ब्लड के कार्य। थैंक यू।